नमस्कार दोस्तों। देश कौन चला रहा है, देश कैसे चलाया जा रहा है, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश कहे जाने वाले हमारे देश में लोकतंत्र आज भी जीवित है? क्या हमें जो दिखाया जाता है हम वही देखना चाहते हैं? इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद पता चल जाएगा। पर यदि आप सिर्फ जो दिखाया जाता है वो देखने वालों में से हैं तो आपको ये कभी भी पता नहीं चल पाएगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि देश सिविल सर्वेंट चलाते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि। पर आपने सिर्फ सुना होगा। आज आपको एक ऐसे ही शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं। पर उससे पहले आप इस वीडियो को जितना चाहें उतना फैला दें, क्योंकि देश की सच्चाई सबको पता चलनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, देश में कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं और कुछ बुरे काम भी हो रहे हैं। हम सभी की बात करेंगे, पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे 2014 में एक आईएएस ऑफिसर ने मोदी सरकार को सत्ता में वापस आने में मदद की। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं साल 2007 की। साल 2007 में फ़ोन मतलब मोबाइल फ़ोन और सेल फ़ोन का चलन काफ़ी बढ़ चुका था, पर एसएमएस, तस्वीरें और मल्टीमीडिया की सुविधाएं नहीं थी। इसे शुरू करने के लिए तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार ने स्पेक्ट्रम बेचने का ऐलान किया। दोस्तों, स्पेक्ट्रम वही चीज़ है जिसके जरिए हम तस्वीरें और मल्टीमीडिया की सुविधाएं प्राप्त कर पाते हैं। चूँकि स्पेक्ट्रम प्राकृतिक संसाधन है और सरकार का इस पर हक है, सरकार इसे बेचती है ताकि देश की अर्थव्यवस्था में इजाफा हो सके। उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा थे, जो कि डीएमके के नेता थे। दोस्तों, उस समय गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन में डीएमके भी शामिल थी। मनमोहन सिंह ने बाकायदा एक पत्र लिखकर ए राजा को स्पेक्ट्रम सही तरीके और सही कीमतों पर बेचने का निर्देश दिया भी था। ए राजा ने पहले आओ पहले पाओ की नीति पर स्पेक्ट्रम बेच दिया और कंपनियों को अलाउड भी कर दिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विनोद राय की, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे और 1972 बैच के आईएएस अधिकारी थे। इनको पहली बार सेंट्रल मिनिस्ट्री में 2004 में भेजा गया था। उस समय भारत के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे। विनोद राय को वित्त मंत्रालय का सचिव बनाया गया। इन्हीं के समय बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले विजय माल्या को लोन का पहला इंस्टॉलमेंट दिया गया था। दोस्तों, वर्ष 2008 में भारत के कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होनी थी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। विनोद राय को इस पद की बहुत लालसा थी, क्योंकि वर्ष 2008 में ही वे आईएएस के पद से रिटायर होने वाले थे और उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट प्लान चाहिए था। परंतु मनमोहन सिंह विनोद राय को कैग बनाने पर विचार नहीं कर रहे थे। विनोद राय ने एक डिनर पार्टी रखी और उसमें सरकार के महत्वपूर्ण ब्यूरोक्रेट्स को इनवाइट किया। यह सिर्फ डिनर पार्टी नहीं थी दोस्तों, ये विनोद राय का पोस्ट रिटायरमेंट प्लान था। इसके बाद मनमोहन सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टीके नायर, जो कि डिनर पार्टी में शामिल भी हुए थे, टीके नायर ने विनोद राय का नाम आगे बढ़ाया और मनमोहन सिंह की सिफारिश से विनोद राय भारत के कैग बना दिए गए। दोस्तों, साल 2009 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास ढेरों जन शिकायतें आने लगी कि स्पेक्ट्रम बेचने में घोटाला हुआ है। इसलिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के आधार पर सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया और इसे 2G स्पेक्ट्रम केस कहा गया। पर इसमें ट्विस्ट तो तब आया दोस्तों, जब 11 नवंबर 2010 को कैग की रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि देश को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा जो स्पेक्ट्रम बेचे गए थे वो पहले आओ पहले पाओ की नीति पर बेचे गए थे। पर विनोद राय की रिपोर्ट के अनुसार अगर स्पेक्ट्रम को नीलामी के जरिए बेचा जाता तो देश को 1.76 लाख करोड़ रुपए अधिक मिलते। इस खबर को मीडिया ने खूब बढ़ा चढ़ा कर उछाला। अखबारों के फ्रंट पेज पर इस रकम की हेडलाइन बनाकर पेश किया गया। इसका फायदा एनडीए और विपक्षी पार्टियों ने खूब उठाया। जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे। मनमोहन सिंह की छवि जनता में खराब होने लगी। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने में कामयाब हो गई। नवंबर 2010 में ही टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया जाता है और कपिल सिब्बल को टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया जाता है। कपिल सिब्बल ने इसे जीरो लॉस बताया था, मतलब कपिल सिब्बल के अनुसार देश को कोई नुकसान नहीं हुआ था। 20 फरवरी 2010 को मनमोहन सिंह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट जमा करके सभी आरोपों को खारिज किया जाता है, लेकिन उस वक्त मनमोहन सिंह की कोई सुनने वाला कहाँ था। देश की जनता का इस घोटाले पर विश्वास करना लाजमी भी था दोस्तों, क्योंकि देश के कैग द्वारा यह आरोप लगाया गया था और टीवी न्यूज़पेपर पर यह खूब चलाया जा रहा था।
फरवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ए राजा को सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया गया और फिर तिहाड़ जेल जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को 2G स्पेक्ट्रम केस के लिए स्पेशल कोर्ट सेटअप करने का निर्देश दिया। हम इस केस पे वापस आएंगे दोस्तों, पर इसी बीच एक और इंसिडेंट होता है। करावन मैगजीन के एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2011 में विवेकानंद फाउंडेशन ने काले धन पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें अजीत डोभाल, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, आरएसएस से जुड़े नेता एस गुरुमूर्ति, अरविंद केजरीवाल, राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी किरण बेदी और आरएसएस प्रचारक KN गोविंदाचार्य शामिल थे। इसके तुरंत बाद अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुचर्चित अनशन शुरू कर दिया और उस समय की सत्ताधारी सरकार पर इसे बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इससे एक विशाल विरोध छिड़ गया जो सरकार के लिए विनाशकारी साबित हुआ और आरएसएस के चुनावी संतान भाजपा को 2014 की सफल चुनाव अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। केजरीवाल, स्वामी, बेदी और गोविंदाचार्य सभी आंदोलन के नेतृत्व में थे। हालांकि अजीत डोभाल से जब आरएसएस से संबंध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह का कोई संबंध होने से इनकार किया। करावन मैगजीन के मुताबिक भ्रष्टाचार विरोधी पूरा आंदोलन विवेकानंद फाउंडेशन ही चला रहा था और इसका संचालन अजीत डोभाल कर रहे थे और अजीत डोभाल को गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों और आईबी के कुछ अधिकारियों से मदद भी मिल रही थी। अजीत डोभाल ने हमेशा कहा कि बीजेपी से उनका संबंध नहीं है। हालांकि आज अजीत डोभाल बीजेपी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और विवेकानंद फाउंडेशन के 2 और लोग PMO में टॉप पोजीशन पर हैं। पहले नृपेंद्र मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने और दूसरे PK मिश्रा एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने। मतलब विवेकानंद फाउंडेशन के 3 व्यक्ति मोदी सरकार में टॉप पोजीशन पर हैं। अब हम इस केस पे वापस आते हैं दोस्तों। वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने बेचे गए सभी स्पेक्ट्रम का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और स्पेक्ट्रम को नीलामी के माध्यम से बेचने का निर्देश दिया। आश्चर्य तो तब हुआ दोस्तों जब स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई और सिर्फ 9500 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए। कहाँ गए 1.76 लाख करोड़। इससे यह अवश्य कहा जा सकता है दोस्तों कि नीलामी के नतीजों ने स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने और उसके आधार पर आमदनी का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई कसौटियों को गलत साबित कर दिया था। इस खबर को मीडिया ने उतनी जगह नहीं दी जितनी कैग के रिपोर्ट को दी गई थी। दरअसल यह स्कैम हुई ही नहीं थी दोस्तों, यह तो मनमोहन सिंह सरकार की छवि खराब करने के लिए अपनाई गई एक साजिश थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ऐसा रिपोर्ट बताती है। उस समय कैग के प्रमुख ऑडिटर रहे RP सिंह ने भी बताया कि उन्होंने इतनी बड़ी नुकसान की रिपोर्ट नहीं बनाई थी। रिपोर्ट में बदलाव किया गया और हमसे सिग्नेचर करवा लिया गया। 21 दिसंबर 2017 में स्पेशल कोर्ट ने ए राजा और घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। CBI जज OP सैनी ने कहा कि मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई आरोप साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने चालाकी से कुछ चुनिंदा तथ्यों को हेराफेरी करके घोटाला दिखाया और इसे बढ़ा चढ़ाकर आसमान जितना बना दिया। सबको लगा कि घोटाला हुआ है, लेकिन घोटाला हुआ ही नहीं। मनमोहन सिंह कम बोलने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। इस फैसले पर मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया, आज उसका जवाब मिल गया। कपिल सिब्बल ने कहा, मेरी जीरो लॉस वाली बात सही साबित हुई, विपक्ष ने देश को गलत जानकारी दी। इस केस से जुड़े और भी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आया। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। पर एक बात तो साफ है कि इस केस की वजह से मनमोहन सिंह को जितनी बेइज्जती हुई शायद ही किसी प्रधानमंत्री का हुआ हो। इस केस की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। खैर, बीजेपी तो सत्ता में आ गई थी क्योंकि फैसला आने में बहुत देर हो चुकी थी। बीजेपी की सरकार आने के बाद विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बना दिया गया। आज आपके और हमारे लिए ज़रूर नौकरियों की कमी है, लेकिन विनोद राय के लिए बीजेपी में कोई नौकरियों की कमी नहीं है। आपको मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि मैं किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं करता।
बस देश के लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। बीजेपी की सरकार में आने के बाद कैसे प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन हुआ, कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए और कैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, ये सभी एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं, जो कि हम अपनी इस वीडियो के पार्ट 2 में इस सभी का राज खोलेंगे और हम साथ ही 1975 की इमरजेंसी की बात भी करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के पार्ट 2 आने की प्रतीक्षा करें। आशा है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और इसे आप लाइक एंड शेयर भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।